नमस्कार। इस वीडियो पे हम 5 चीज़ों के बारे में मुख्य न्यूज़ के बारे में समाचार के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है मोदी जी का जी7 समिट में एनुअल समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके साथ उन्होंने 2 यूरोपियन देशों की यात्रा भी की। उस समिट से हमें क्या मिला? उन समिट में मोदी जी से क्या भारत को क्या एडवांटेज मिला, वो देखेंगे पहला। सेकंड देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट था कि बहुत सालों के बाद इनफैक्ट आफ्टर मोदी जी 2024 में जीतने के बाद कैबिनेट रिशफल हो रहा है 2 साल के बाद। उस कैबिनेट रिशफल में किस-किस मंत्री बाहर जाएँगे, कौन नए आएँगे, कोई सरप्राइज़ होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे एफसीआरए एक्ट में न्यू गाइडलाइंस और चेकमेट्स आए हैं, रूल्स आए हैं और वो क्यों लाया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा बात करेंगे हम डिफेंस के बारे में जो जी इंजन फॉर एमका का 414 वो इंजन का डील कैंसिल हुआ बोल रहे हैं, वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। और रफाल में जो इंडिजिनियस इंटीग्रेशन और मेक इन इंडिया की जो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, उसे इंक्रीज करने की बात हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे जो मुझे नहीं लगता कि रशिया यूक्रेन की तरह अमेरिका ईरान की ये वॉर भी चलती रहेगी या कभी या ख़त्म होगी। एक-एक दिन एक-एक नया कॉमेडी और सर्कस हो रहा है। उसके बारे में हम ये 5 चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे मोदी जी की जी7 समिट एनुअल जी7 समिट में इन्होंने जो गए हैं, उसमें हमें क्या हासिल हुआ। जून 15 से 19 तक मोदी जी ने जी7 समिट और 2 यूरोपियन देशों की यात्रा की थी। उसमें एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था स्लोवाकिया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये दोनों देशों में जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और इन्होंने ये यात्रा क्यों की? बहुत से लोग आपको पता है 2014 से जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं कि वो बहुत सारे देश को गए हैं, टूर जाते हैं, वेकेशन जाते हैं। पर इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर इश्यू है। देखिए कि यूएन में पूरे 190 कंट्रीज़ हैं। अगर यूएन के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो उस फाइनल 5 मेंबर्स को इंक्रीज़ करने की बात होनी है तो अगर उसे इंक्रीज़ करने की बात हुई तो अ, उसमें 3 कंट्रीज़ आ सकते हैं। आप सबको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और आप सबको तो पता है कि जो चाइना का सीट था वो हमें दिया गया था 1952 में, लेकिन हमारे मामा नेहरू ने अपनी मामागिरी की तरह चाइना को भेंट में दे दिया था। जो हमें हमारा हक था, जो हम आज उसके लिए तड़प रहे हैं इतने सालों से, जो जो हमें आया था उसे हमने इग्नोर करके किक कर दिया था। कांग्रेस की बहुत भूलों में, बहुत ही बैकस्टैपिंग में जिस देश के लिए उस जो भी नष्ट और कष्ट दिया है, उसमें ये भी एक है। अगर 3 देश इसमें हो सकते हैं, अगर कोई बात आती है अगले 5 या 10 साल में, उसमें होगा कि भारत, जापान और जर्मनी। क्योंकि ये तीनों ही बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल हैं और मिलिट्री में थोड़ा पावरफुल है जर्मनी और जापान। इंडिया इंडिया तो ऑफ कोर्स जब तक ये बात आ जाएगी तो इट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर। तो इंडिया का तो हक ही बनता है। पर क्या सिर्फ इंडिया को देने से बहुत लोगों को नाराज हो सकती है, वो काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट सोचेंगे, तो इसीलिए वो सोचेंगे कि और 3 देशों को इसमें ऐड करें, इंस्टेड ऑफ 5 8 करें, तब वोटिंग हो सकती है। सो जो मेंबर्स हैं सबको वोट करना पड़ेगा। उस समय हम वो 190 डेज में हमारा रिश्ता रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा तो वो सभी देश हमारे लिए वोट करेंगे, फेवर करेंगे, एक्सेप्ट 10 कंट्री होंगे वो हमें कभी नहीं फेवर करेंगे, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, सोमालिया, अ, हो सकता है कि मलेशिया भी हो सकता है। आई एम टेलिंग जो कंट्री अब हमारे साथ है, अज़रबैजान, सो 5 कंट्री और 5 अदर नेशंस जो व्हिच विल नेवर सपोर्ट इंडिया। सो तो बाकी 180 कंट्रीज तो हमें सपोर्ट करेंगे ना। सो उसे उसी के लिए लगता है कि मोदी जी सारे देश को के साथ अच्छा बड़ा हो, छोटा हो,
वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हो, जो भी छोटा बड़ा वो सब देश के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं। पर अब आते हैं G7 मीटिंग। G7 मीटिंग में मोदी जी ने इनफैक्ट 16 मंथ्स के बाद फरवरी 2025 जब मोदी जी ने यूएस गए थे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025 में, उसके बाद उन्होंने यही यहाँ पर ही मीट किया था। इनफैक्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद तो हमारी आप सबको पता है कि हमारे रिलेशनशिप विद अमेरिका वाज वेरी 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 वर्स्ट, और अभी तक वैसे ही है। तो और उसका अंजाम हमें देखना पड़ा जब वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लास्ट मंथ इंडिया को विजिट किया था, उसको क्या हमने यहाँ कैसे ट्रीट किया, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हाट यू गेव हिम, कोल्ड शोल्डर दिखाया था, उससे तो पता चलता है कि हमारा रिलेशनशिप कितनी बिगड़ गई है। और ऐसे ही रहेगी, मुझे लगता है कि आइंदा भारत और अमेरिका के बीच जो भी रिश्ता है, इट विल नेवर बी नेवर कम विथ ट्रस्ट। ट्रस्ट हमें कोई हमारी रिलेशन में कोई ट्रस्ट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसैक्शन ही होगा, बिजनेस ही ओरिएंटेड होगा। कोई अलाई या फ्रेंडशिप की कोई मुझे नहीं लगता कि इन कमिंग ईयर्स, नॉट ओनली ईयर्स, मुझे लगता है डेकेड्स लगेंगे टू गेन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अमेरिका। और उसमें एक वायरल फोटो भी आया था कि मोदी जी ने ट्रम्प के साथ बात करते हुए बहुत ही गुस्से में थे। मुझे सभी लोगों की यही उम्मीद है, एवरीबडी बिलीव्स दैट would have raised the issue of three sailors that were killed on women ships by the US forces in the Strait of Hormuz। उसके बारे में इशू बात किया होगा। ये बात मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ कि ये डिफरेंट इंडिया है। अगर 20 साल के पहले किसी ने कहा होगा तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई भी देश, इवन रशिया और चाइना या कोई भी, इवन ब्रिटेन ऐसे ही बात कर सकता है, तो लोग कहेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता। एक बात तो इसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका इज ऑन द डिक्लाइन एंड ट्रम्प इज मेकिंग श्योर दैट ही इज लूजिंग ऑल हिज अलाइज फ्रॉम नाटो, यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान, जो किसी के साथ भी हो सकता है। It doesn't have any friends except Pakistan, Saudi Arabia और Qatar. It is even losing Israel. इसराइल का ट्रस्ट भी लूज कर रहा है। इट हैज ऑलरेडी लॉस्ट यूएई। यूएई तो अब तो इंडिया के गोद में आके बैठ गए हैं। इट इज बिकॉज इट इज थिंक फॉर द लॉन्ग टाइम। उसे पता है कि 20 साल के बाद इस क्षेत्र में सिर्फ इंडिया ही होगा, बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सपोर्ट दैट कैन सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट, बिकॉज यूएई के पास पैसा है बट उसके पास जो माइट है टू सेफ गार्ड डिफेंड इटसेल्फ, इट डजंट हैव दैट। सो मोदी जी ने उससे रेस किया होगा, वो एक अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है। अगली हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैबिनेट रिशफल के बाद। 2 साल हो गए अब तक कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ। इनफैक्ट मोदी ने तो मुझे लगता है कि हैंडफुल ऑफ टाइम्स ही कैबिनेट रिशफल किया होगा, इस 12 ईयर्स में भी 5 टाइम्स कैबिनेट रिशफल होगा। और इस बार तो बहुत ही उम्मीद है कि मोदी जी 3 क्षेत्रों में कैबिनेट नए मंत्री ला सकते हैं। इसमें कितने सच हो सकता है वो पता नहीं, पर एक मिनिस्ट्री तो जरूर वी नीड टू चेंज, दैट इट इज एचआरडी, दैट इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम 2014 टिल 2026, 12 ईयर्स में द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज एचआरडी और एजुकेशन। I don't know why they are not putting a competent and capable person. Instead of putting a बीजेपी के मंत्री और नेता को उस पद पे डालने के वजह, if you put a bureaucrat and person who is an educationist who knows about education and is a very strong committed honest person, उसको चूज करके बहुत से लोग अवेलेबल हैं, पर पता नहीं वो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस इज द हाई टाइम, स्पेशली आफ्टर नीट के पेपर लीक होने के बाद, कंटिन्यूस 2 टाइम्स लीक होने के बाद, आई थिंक the current person promote is completely incapable। उसे पता भी नहीं हो क्या, he was incapable petroleum minister before he was HRD के था। अब his skills and his incapability limelight पे आ गए, सबको पता चल गया। he has been naked and out। I think he should be thrown out of the ministry, उसका कोई हक नहीं बनता। एंड डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंज होना चाहिए। बहुत से लोग टॉप सोर्स, पता नहीं कौन से टॉप सोर्स हैं,
वो कह रहे हैं बहुत ही बड़े 2 बड़े मिनिस्ट्री में चेंज हो सकती है। मुझे भी पता नहीं वो होगा। मैं भी नहीं च मुझे भी नहीं लगता कि वो हो सकता है। मुझे नहीं लगता 80% चांस नहीं होगा। पहला है निर्मला सीतारमण को वो रिप्लेस करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में। और मुझे ये तो पहले से ही मुझे आई वाज़ नॉट हैप्पी विद हर फ्रॉम 2019। मुझे नहीं लगता कि शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू लीड सच इम्पोर्टेंट 4 इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री लाइक होम मिनिस्ट्री, फॉरेन, डिफेंस एंड फाइनेंस। मैं तो चाहता था कि पीयूष गोयल ही बने। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फाइनेंस एंड फाइनेंस एनालिस्ट एंड पंडित्स ने यही कहा कि पीयूष गोयल को बनना था, बट इट वाज सरप्राइज दैट निर्मला सीतारमण वाज देयर। He first in 2019 he was in coal and energy and coal minister. Now he's in the commerce. So वो कह रहे हैं कि पीयूष गोयल रिप्लेस कर सकते हैं और निर्मला सीतारमण को एजुकेशन में डाल सकते हैं। अरे ऐसे कहते हैं ना, एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी मुसीबत आ गई है। आई स्टिल होपफुल दैट एजुकेशन को कोई अच्छा केपेबल पर्सन को दैट कम्स डायरेक्टली अंडर मोदी को सुपरविजन में करना चाहिए, अमित शाह के सुपरविजन में करना चाहिए। You should not leave it because this could lead to a disaster to um, Modi in 2029 because the people who write NEET are the voters for the next election. अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो that will backfire, the gen next will backfire। जो आपको वोट दे रहे हैं वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। आई होप मोदी जी इसे सीरियसली लेके कुछ अच्छा और कैपेबल पर्सन को डालेंगे। और तीसरा सबसे सरप्राइजिंग एक्सक्लूशन हो सकता है, कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी को बाहर निकाल जा सकता है। ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब एज एन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट पास्ट लास्ट 1 ईयर से बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। लॉट ऑफ हाईवेज में कोई करप्शन हो रहा है। देयर हैज बीन लॉट ऑफ डैमेजेस। रोड्स में जो बना रहे हैं उसमें कोई क्वालिटी नहीं है जो पहले थी। कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ गड़बड़ी है। वो नितिन गडकरी इसे मिनिस्टर, आई थिंक ही शुड टेक गुड केयर ऑफ दैट। और स्पेशली ये एथेनॉल का जो मिक्सर जो पेट्रोल एंड डीजल में आ रहा है फ्यूल में, उसमें भी बहुत ही कंट्रोवर्सी है। टू टेक दैट आउट ही माइट बी रिप्लेस्ड और नॉट, हमें पता नहीं। बट टू टेक नितिन गडकरी आउट ऑफ कैबिनेट, आई थिंक वी नीड, मुझे नहीं लगता वो होगा। दैट it should come from the top अप्रूवल फ्रॉम आरएसएस बैकग्राउंड से होने के बाद ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि होगा। ये दोनों फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस होने की मुझे आशा नहीं लगती। सो लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में बिफोर मॉनसून सेशन में जो भी रीशफल है वो हो जाएगा। जो काबिल है उनको रखेंगे, जो नॉन परफॉर्मेंगे उनको बाहर निकालेंगे। A lot of people are saying that 10 ministers will be out and we'll get to 10 ministers। और इन सब से बहुत इंटरेस्टिंग होगी और सस्पेंस वाली एक है, को नीतीश कुमार जी को कौन सी मिनिस्ट्री में जगह देंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। वेदर ही विल बी मेड द फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे नहीं लग, हो सकता है फिर निर्मला सीतारमण उनको दे सकते हैं, आर ही विल मेड द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में डाल सकते हैं क्या, या कुछ और मिनिस्ट्री में डालेंगे मुझे पता नहीं, या उनको ट्रांसपोर्ट में डालेंगे या कुछ और में डालेंगे, वो बहुत ही सस्पेंस लग रहा है। पर वॉट एवर मे बी ही विल बी गिवन है वेरी इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने चीफ मिनिस्टर पद को छोड़ के आया। सो डेफिनेटली उनको कुछ, उनके लिए कुछ सोचा होगा बीजेपी ने। देखते हैं वो क्या हो, वो बहुत ही सस्पेंस है, वेरी इंटरेस्टिंग भी है उनको लिए क्या आता है। तीसरी बात हम बात करेंगे एफसीआरए के बारे में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो उसमें कोई नए गाइडलाइंस और बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आए हैं और चेकमेट रखा गया है कि 3 इम्पोर्टेंट नए रूल्स आए हैं। पहले बताए कि फंड कहाँ से आ रहा है, फंड हु इज फंडिंग दैट पर्टिकुलर एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन, उसे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सेकेंड, जो फंड आ रहा है वो किसके पास जा रहा है, एंड यूजर किसके है, एंड बेनिफिटरी कौन है, उसे बताना चाहिए। तीसरा है कि किस काम के लिए ये फंड आ रहा है, किसके लिए, किस काम के लिए करना चाहिए। एंड उसमें एक चेकमेट रखा गया है, इसे रिलीजियस कन्वर्शन, द नेम ऑफ रिलीजियन, फ्री स्पीच और एजुकेशन जो रिलीजियस बेसिस पे होते हैं उस पे ये नहीं कर सकते। सो वहाँ पर एक ऐसी चेकमेट लगाया गया है कि जो पूरी कन्वर्शन माफिया गैंग है उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। और उसका हम देख सकते हैं कि कांग्रेस के बहुत से लोग, अपोजिशन के बहुत से लोग इससे कह रहे हैं दिस इज अगेंस्ट रिलीजियस फ्रीडम, ब्ला 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 एंड ऑल दोस थिंग्स।
तो अगर ये सब इतने चला रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट मूव है। इनफैक्ट दिस इज लाइक नक्सल को वो ऐसे मोदी अमित शाह जी ने खत्म किया है, दिस नीड्स टू बी आल्सो बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस सोसाइटी। नक्सल एंड कन्वर्शन ये बहुत ही इंटरनल थ्रेट के लिए बहुत ही खतरनाक है। इफ यू रिमूव दिस, आई एम श्योर दैट ऐसे नक्सलवाद को हमने पूरे खत्म कर दिए हैं। इसी कन्वर्शन माफिया को हमें खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2029 इलेक्शन से पहले इसका बहुत काम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा कन्वर्शन मार्क। कन्वर्शन मार्क का मतलब यही नहीं कि सिर्फ चर्च और क्रिश्चियन कन्वर्शन होता है। इवन फॉर फंडिंग फ्रॉम मदरसा इट्स इवन मोर डेंजरस, बिकॉज वहाँ से तो टेररिस्ट होते हैं। यहाँ तो हम सिर्फ हमारा रिलीजन बदलते हैं, मजहब बदलते हैं। as far as the funds coming from Middle East, Saudi Arabia and Qatar are to madrasa for terrorism, that needs to be very much looked upon। उसके बहुत ही चेक में रखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बिल इसके बाद ये बिल तो जून 22 को लाए थे। मुझे लगता है इसका भी बहुत अच्छा असर और इम्पैक्ट मिलेगा, जो भारत की प्रोग्रेस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये था तीसरी बात। अब हम चौथी बात करेंगे ये भारत के डिफेंस के बारे में। डिफेंस के बारे में बहुत दिनों के बाद बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट डिफेंस अपडेट नहीं मिला है। वो है कि जी का जो 414 इंजन था, तो हमारे एमका के लिए सो एडवांस मल्टी रोल मीडियम स्टीथ फाइटर के लिए हमने जी का 414 इंजन का साइन किया था। लेकिन जो जी का 404 इंजन था, तो हमारे तेजस 1 और 2 के लिए वो अब तक डिलीवरी नहीं हुआ। 100 किया था, अब तक 10 भी नहीं हुए। सो वो पहले डिलीवरी करना है, उसके बाद ये करना है। एज यूजुअल डीप स्टेट अमेरिका इज प्लेइंग गेम, बिकॉज दे डोंट वांट इंडिया टू सक्सीड इन मेकिंग ए गुड एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट, इवन इट इज लाइट। बिकॉज अगर तेजस 1 एंड 2 हिट होगी तो उसका डायरेक्ट हिट होगा, डायरेक्ट थ्रेट होगा F-16 का। सो वो भी सिंगल इंजन है, एंड इफ इट इज मच मोर बेटर। और सबसे बड़ी बात है कि इज मच मोर चीपर देन F-16। F-16 की एक ब्रांड है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग और डेकोरेटेड सिंगल इंजन फाइटर जेट आज भी यूज कर रहे हैं यूएस और बाहर से। उसका थ्रेट रशिया के पास भी नहीं था, उसका थ्रेट आया है तेजस के द्वारा था। सो दे वांट टू स्टॉप दिस। सो हमें पहले तेजस 1 एंड 2 को करना है। यमका के लिए सुना है कि आफ्टर 4 on 4 जी का इंजन कैंसिल होने के बाद बहुत से लोगों के देशों और कंपनी के साथ बात हो रही है। दो मुख्य कंपनी है, पहला है रोल्स रॉयल्स, यूके का, ब्रिटेन का रोल्स रॉयल्स। वो उन्होंने तो कह दिया कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का तो इंडिया में बनाएंगे। So Rolls Royce is a very good engine. Not they you know that BMW का है, Rolls Royce cars का है। They make a huge passenger aircraft के लिए engine बनाते हैं। So they are very good brand और very reputed brand। वो हम लेंगे। या साफरान की बात हो रही है, क्योंकि हम रफाल खरीदा है। साफरान के इंजन जो रफाल के एविएशंस हैं, उनसे हम ले सकते हैं क्या? वो भी देखना पड़ेगा। इन दोनों में से एक चूज करेंगे, या कौन चूज करेंगे, एयरफोर्स डिसाइड करेंगे और कैबिनेट डिफेंस कमेटी का अप्रूवल होगा। पर ये सब होके हमें आमका बनाने में मुझे लगता है कि 10 साल लगेंगे। उससे पहले हमें तो 200 to 300 तेजस 1 एंड 2 को हमारी स्क्वाड्रन में भर्ती करना ही पड़ेगा बिफोर दैट। और इन द मीन टाइम जो 5th जनरेशन का जो गैप है, उसे हम F4 या F5 एडवांस राफाल के साथ, या मिनिमम 50 to 100 3 से 5 स्क्वाड्रन SU-57 खरीदना होंगे। मे बी मेड पूरी तरह मेड इन इंडिया से होगा या पता नहीं। वो तो मैं भी कह रहा था, बहुत से लोग कह रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा कब पता नहीं। या आई विल स्टिल वेट फॉर अनदर 10 years। दैट विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग इफ यू डोंट हैव 5th जनरेशन फाइटर, स्पेशली व्हेन यू हैव हॉस्टाइल नेबर लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। ये अच्छा नहीं होगा। एयरफोर्स को भी पता है, हमें डिफेंस फोर्सेस को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, पर दे शुड मेक ए डिसीजन वेरी क्विकली। दे कांट जस्ट हैंग अराउंड। लाइक बीजेपी ने अपने प्रेसिडेंट को नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सालों लगा दिया। ऐसे नहीं हो सकता है। जस्ट यू कीप सिटिंग ऑन लाइक ए डक। दे हैव टू मेक ए डिसीजन वेरी क्विकली एंड ऑन द टेबल विद इन मिनट्स के। बहुत ही जल्दी लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है।
और दूसरी बात ये है कि रशिया ने भी कहा है कि वो Su-57 का भी पूरा प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे और इंजन भी देंगे। और रशिया के नए इंजन जो एयरक्राफ्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो इंडिया में बनाने के हैं, उसका इंजन और एयरक्राफ्ट को बनाने का भी डील हुआ है। वो फ्राइडे को हुआ था, सुना है कि जून 25 को हुआ है। वो एक अच्छा मूव है। दैट विल मेक श्योर दैट मोदी जी ने कहा था ना, यूरोप टूर में कि विद इन नेक्स्ट 5 years जो पैसेंजर फ्लाइट बना रहे हैं, जो हम बैठ के जा रहे हैं, वो भी भारत में बनेंगे। आई थिंक एयरबस विल मेक इट। एयरबस वो डील हो सकता है। मुझे नहीं कहा बोइंग विल शिफ्ट टू इंडिया कम्प्लीटली, अमेरिकन कंपनी नहीं होगी, या वहाँ की डीप स्टेट और सीएए और वहाँ की गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी। सो एयरबस का बहुत यहाँ आने का चांसेस अच्छा है। रशियन सिविल एविएशन यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सो दैट विल बी गुड। सो वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अमेरिका ऑन दैट। सो डिफेंस में और बहुत से इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा चल रही है। लॉट ऑफ इंडियन इज कंपनीज आर कमिंग आउट एंड मेकिंग वेरी गुड प्रोडक्ट्स लाइक कल्याणी, टाटा, महिंद्रा, अदानी, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। बट वी नीड टू स्पीड अप एंड टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास एंड enormous massive amount of manufacturing for our own use and also for export. मुझे लगता है कि अगले 5 साल में वी शुड क्रॉस मिनिमम ऑफ $10 billion एक्सपोर्ट डिफेंस का। वो होगा, मुझे बहुत ही आशा है। आई एम रियली लुकिंग फॉर दैट। और आखिर में बात करेंगे जो ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है, वो खत्म होगा कि नहीं, या इट विल बी अनदर यूक्रेन रशियन वॉर। मुझे नहीं लगता वो खत्म होगा until Trump is there, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था, उसने कहा था जून 26 को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान हैज अग्रीड टू एवरी हिज डिमांड एंड वी गोइंग टू साइन एन न्यूक्लियर डील। आज पता चल रहा है कि जो ईरान ने, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 28 को संडे को, उसने कहा है कि ईरान ने वी नेवर हैड एनी डील विद इट। उसका पहला डिस अग्रीमेंट हुआ था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो पीस ट्रीटी का अग्रीमेंट साइन होना था यूएस और यूके के बीच, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ईरान के ऑफिशियल्स ने वहां जाके ऐसे पीस अग्रीमेंट साइन के करने वाले थे। नेगोशिएशन बाई पिग पाकिस्तान, पाकिस्तान सुअर पाकिस्तान ने उसको नेगोशिएशन किया था। वहां पर ईरान ने आके कह दिया कि हमें कोई पीस डील साइन ही नहीं करना है। मीटिंग में अटेंड नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई जेस्चर दिया, हैंडशेक भी नहीं हुआ। जस्ट केम एंड सेड वी आर नॉट फॉर द डील एंड देन वेंट ऑफ। सो वहां पर पहला झटका हुआ था, उसका असर अब पड़ रहा है। कल उसने कहा था डील साइन होगा, आज कहा था नहीं रहना है। और सुनने को ये भी आ रहा है कि अमेरिका हैज हिट ईरान, सम प्लेसेस दे हैव हिट ईरान। अब ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान विल अगेन अटैक। द प्रॉब्लम विद अमेरिका इज दैट, कहते हैं ना, अमेरिका का दोस्त होना, दुश्मन होना तो बहुत ही डेंजरस है, बट दोस्त होना उससे भी बड़ा डेंजरस है। ये कहावत अब सच सच होती हुई दिखा रही है, क्योंकि ईरान अगर अमेरिका ने हिट किया तो ईरान कैन नॉट हिट अमेरिका, डजंट हैव सच कैपेबल मिसाइल्स टू हिट अमेरिका। सो वो क्या करेगा, जो मिडिल ईस्ट है, जो बाकी उसके पास जो भी देश है, वहाँ पर जो नेवल बेस है, मिलिट्री बेस है, वहीं मरेगा। कहाँ पर मरेगा? यूए पे मरेगा, ओमन पे मरेगा, कतार पे मरेगा, सऊदी अरेबिया पे मरेगा। इट विल हिट ऑल दोस पे, जॉर्डन पे मरेगा, कुवैत पे मरेगा। सो इट विल हिट ऑल दिस प्लेसेस। सो अमेरिका के जो अलाई फ्रेंड्स हैं उनको ही पड़ने वाला है। विल इट विल गो लाइक विच हैपेंड 3-4 मंथ्स के पहले जो हुआ था, ऐसा हो सकता है कि मार्च में जो हुआ अगेन विल बैक टू स्क्वायर वन की तरफ फिर वॉर शुरू होगा, या कि होगा, पता नहीं। पर इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारा एक ही प्रॉब्लम है, तुम मरो झगड़ो, हमें एक घंटा फर्क पड़ता है। पर ये है कि हमारा जो ऑयल सप्लाई ना वही स्टक हो जाता है। दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज वी हैव, इवन दो वी आर मैनेज्ड वेरी वेरी वेल विद लिटिल प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। अब तो सभी नॉर्मल हो गया, पर इफ युद्ध होने से अगेन विल गो बैक टू दैट पोजीशन। मुझे सो मोदी जी, आई थिंक मोदी जी विल नेगोशिएट एंड जयशंकर जी विल नेगोशिएट। दोल साहब तो कहते हैं, दोल साहब तो पता है, दे विल मेक श्योर दैट डज नॉट अफेक्टेड। मुझे लगता है कि ईरान और यूएस को हमेशा झगड़ना चाहिए। लेट द फाइट डाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तब तक इट डज नॉट अफेक्ट अस।
तो ये थी 5 मुख्य चीज़ें जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में पिछले 10 दिन से जो भी मैंने छोटी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है मैंने आपसे शेयर की है। सो आपका कीमती वक़्त देने के लिए इस छोटे से यूट्यूबर के लिए जो हिंदी भी अच्छी तरह नहीं बोलता है। सो आप सबको मेरा बहुत बड़ा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।